हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने शारीरिक स्थान कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में अपन इंद्रिय स्थान का, जिसका दूसरा नाम है अरिष्ट स्थान, ठीक है। इंद्रिय स्थान, इसका दूसरा नाम अरिष्ट स्थान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अरिष्टों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अरिष्ट वो होते हैं जो मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं ना, मतलब इन लक्षणों के दिखने के बाद मृत्यु होनी निश्चित है, तो उनको बोला गया अरिष्ट। तो यहाँ से जो है हम इस वीडियो से इंद्रिय स्थान का शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर का नाम है वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय, ठीक है। तो इसमें देखना, पहला पॉइंट है कि इंद्रिय स्थान का प्रयोजन क्या है। तो इंद्रिय स्थान के दो प्रयोजन है। क्वेश्चन आया 2 नंबर में कि इंद्रिय स्थान का प्रयोजन बताओ। तो इंद्रिय स्थान के प्रयोजन, एक तो आयु प्रमाण की परीक्षा करना। तो अरिष्ट के लक्षण दिख जाएंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि इसकी आयु कितनी बची हुई है। और दूसरे है साध्य असाध्यता का ज्ञान। तो अरिष्ट के लक्षण दिखने पे वो रोग क्या होता है? असाध्य होता है। तो अगर अरिष्ट के लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो वो रोग क्या होगा? साध्य हो गया। तो इस प्रकार से इंद्रिय स्थान का दो प्रयोजन है, एक तो आयु प्रमाण की परीक्षा और एक साध्य असाध्यता का ज्ञान। फिर नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा भाव। तो यहाँ पे जो है इंद्रिय स्थान में अपन किस चीज़ की परीक्षा करते हैं, मतलब शरीर के कौन से भावों की परीक्षा करते हैं वो बताएं। तो इंद्रिय स्थान में परीक्षा भाव बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि इंद्रिय स्थान में परीक्षा भाव बताओ। तो उसके देखना किस किस की परीक्षा करते हैं अपन? 5 इंद्रिया, मतलब 5 इंद्रियों की परीक्षा करते हैं। उनके अर्थ, उनके विषयों की, मन, भक्ति, सोच, स्नेह, मेधा, बल, लाघव, आहार परिणाम, व्याधि, पूर्व रूप, वेदना, रोगों के उपद्रव, छाया, प्रतिछाया, स्वपन और दूताधिकार। तो इस प्रकार से इन भावों की क्या करते हैं अपन? शरीर में परीक्षा करते हैं कि ये भाव जो है शरीर में कैसे हैं। तो परीक्षा भाव पूछे तो इनको याद रखना है कि कौन कौन से जो है परीक्षा भाव हैं। अब आगे देखते हैं अरिष्ट। तो अरिष्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पे अरिष्ट की परिभाषा दे रखी, तो इसको याद करना है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि अरिष्ट की परिभाषा बताओ। तो इसमें देखना, जो बढ़े हुए दोष चिकित्सा के फल को विफल कर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं अरिष्ट कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि बढ़े हुए दोष, तो बढ़े हुए दोष क्या करते हैं? चिकित्सा के फल को विफल कर, जो चिकित्सा है ना, मतलब जो चिकित्सा फल देने वाली थी, तो उसके चिकित्सा के फल को क्या करते हैं? विफल कर देते हैं। और चिकित्सा के फल को विफल करके संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, मतलब व्याप्त हो जाते हैं, संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। और संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, जो लक्षण उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन लक्षणों को अरिष्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अरिष्ट की परिभाषा हो गई। अब इन अरिष्ट की जो है अपन प्रकृति विकृति से परीक्षा करते हैं, ठीक है। प्रकृति और विकृति से क्या करते हैं? इन अरिष्टों की परीक्षा करते हैं। तो देखना इसमें क्या होता रखा है, जो भाव पुरुष में आश्रित है, एक तो वो होते हैं, ठीक है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो पुरुष में आश्रित होते हैं और कुछ भाव ऐसे होते हैं जो पुरुष में आश्रित नहीं होते। तो जो भाव पुरुष में आश्रित होते हैं ना, उनके एग्जाम्पल बता रखे हैं यहाँ पे, छाया, प्रभा, वर्ण, स्वर, स्पर्श। तो इस प्रकार के जो भाव है वो पुरुष में आश्रित होते हैं। और इधर बता रखा है जो पुरुष में आश्रित नहीं है वो दूत के अधीन अरिष्ट ज्ञान, रास्ते में अशुभ सूचक उत्पातों का दर्शन। तो ये पुरुष में थोड़ी होते हैं, ये तो वातावरण के बाहर के इन्वायरमेंट के भाव हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पुरुष में आश्रित भाव नहीं है, उनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये कहता है जो भाव पुरुष में आश्रित है ना, उनकी चिकित्सा प्रकृति विकृति से करेंगे, कि प्राकृतिक है या फिर उनमें विकृति होगी। तो जो भाव पुरुष में आश्रित है उनकी चिकित्सा किससे करेंगे? प्रकृति विकृति से। और जो भाव पुरुष में आश्रित नहीं है उनकी चिकित्सा किससे करेंगे? आप्तोपदेश और युक्ति, मतलब आप्तोपदेश, जो आप्त पुरुषों ने उपदेश दिए हैं उनसे, और युक्ति से, ठीक है। तो ये याद रखना कि प्रकृति विकृति से परीक्षा में कि जो भाव पुरुष में आश्रित है उनकी चिकित्सा प्रकृति विकृति से करते हैं, और जो भाव पुरुष में आश्रित नहीं है उनकी चिकित्सा आप्तोपदेश और युक्ति से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रकृति। तो इंद्रिय स्थान में जो प्रकृति है 6 प्रकार की बताई गई। तो क्वेश्चन में जो है इंद्रिय स्थान नाम से आएगा कि इंद्रिय स्थान में कितनी प्रकृतियाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो इंद्रिय स्थान में 6 प्रकृतियाँ बताई गई। तो 6 प्रकृति कौन कौन सी हैं? जाति परसकता, कुल परसकता, जाति मतलब रेस, ठीक है। कुल मतलब फैमिली, तो फैमिली डिस्पोजिशन है ना, कुल परसकता। देशानुपातनी, देशानुपातनी मतलब देश के अनुसार। तो देश क्या होता है? देश भूमि को भी बोलते हैं और जो रोगी का शरीर होता है उसको भी बोलते हैं। काल अनुपातनी, काल मतलब सीजन,
वयो अनुपातनी मतलब व्यय आयु, ठीक है, तो व्यय अनुपातनी एज के अनुसार। प्रत्यात्म नियता, तो प्रत्यात्म नियता मतलब पर्सनल हैबिट। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की क्या होती हैं, प्रकृति होती हैं, किसमें, इंद्रिय स्थान में। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आए इंद्रिय स्थान में कितनी प्रकृतियां बताई गई हैं, तो 6 प्रकृति और उन 6 प्रकृतियों के नाम लिख देने। अब नेक्स्ट देखते हैं विकृति। तो विकृति जो है, यहाँ पे विकृति कितनी बताई है, 3 प्रकार की बताई है, ठीक है। ये भी इसी प्रकार से आएगा क्वेश्चन, केंद्रीय स्थान में विकृति कितने प्रकार की बताई गई है। तो इसमें 3 प्रकार की विकृति बताई, कौन कौन सी, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। तो अपन लक्षण निमित्ता के बारे में देखते हैं, जिसमें शरीर के पूर्व जन्म क्रम के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये कह रहा है कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे ना, उनके अनुसार जो अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, लक्षण निमित्ता होता है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन दे रखी इसकी, जो विकृति शरीर में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर निर्धारित की जाती है, वह लक्षण निमित्ता है। मतलब विकृति किसके आधार पर निर्धारित की जा रही है, शरीर में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर। तो जो विकृति शरीर में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो वह क्या कहलाती है, लक्षण निमित्ता कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं लक्षण निमित्ता के, कि नख के ऊपर रेखाएं, तो नख के ऊपर रेखाएं दिख रही हैं, राज्य या फिर धन का गमन हो रहा है, वध हो रहा है, तो ये आदि का सूचक है, ठीक है। तो ये क्या होती है, नख के ऊपर रेखाएं, राज्य, धन गमन और वध, ये इनका क्या होता है, अरिष्ट का, ठीक है, अरिष्ट के सूचक होते हैं ये। फिर आगे देखते हैं लक्ष्य निमित्ता। तो लक्ष्य निमित्ता की देखना, जिसका निदान स्थान में बताए गए कारणों के अनुसार स्पष्ट कारण मिलता है। ये कह रहा है कि निदान स्थान में जो कारण बताए हैं ना, तो उन कारणों के अनुसार क्या होता है, इनका स्पष्ट कारण मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्य निमित्ता बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं निमित्त अनुरूपा। तो निमित्त अनुरूपा में देखना, जो निमित्त न होते हुए भी निमित्त का कार्य करने वाला हो, मतलब कि वो निमित्त नहीं होता, जो भी भाव है, विकृति है, वो निमित्त न होते हुए भी किसका कार्य करती है, निमित्त का कार्य करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, निमित्त अनुरूपा। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि रुख साध्य वस्तुएं क्या होती है, वात प्रकोप होती हैं, लेकिन अगर वह वात शामक करने लगे तो ये क्या होगी, निमित्त अनुरूपा विकृति होगी। तो इस प्रकार से विकृति 3 प्रकार की होती हैं, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। अब आगे देखते हैं वर्णाधिकार। तो मतलब यहाँ पे वर्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वर्ण के बारे में क्या, इंद्रिय स्थान में अरिष्ट वगैरह बताए गए कि कौन से प्राकृत वर्ण होते हैं और कौन से विकृत वर्ण होते हैं। तो वर्णाधिकार में देखना प्राकृत वर्ण। तो प्राकृत वर्ण कौन से होते हैं, कृष्ण, श्याम, अवदात, गौर और श्याम गौर। तो ये 5 वर्ण जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्राकृत वर्ण होते हैं। और इनके अलावा वैकृत वर्ण कौन से होते हैं, नील, श्याव, ठीक है, श्याम यहाँ है श्याम, ठीक है, और श्याव मतलब काला, ताम्र, हरित और शुक्ल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वैकृत वर्ण होते हैं। तो इनको याद रखना कि प्राकृत वर्ण कौन से हैं और वैकृत वर्ण कौन से हैं। अब आगे देखते हैं वर्ण परीक्षा। तो यहाँ पे बता रहा है कि अपन वर्ण की परीक्षा कैसे करेंगे। अपन ने देख लिया प्राकृत वर्ण कौन होते हैं, वैकृत वर्ण कौन होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ण की परीक्षा पूछ रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्ण की परीक्षा किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें देखना, प्राकृत व वैकृत वर्ण का एक साथ आधे आधे शरीर में पाया जाना, यानी कि चाहे प्राकृत वर्ण हो चाहे वैकृत वर्ण हो, लेकिन अगर वो एक साथ आधे आधे शरीर में पाया जाता है तो वो क्या होता है, अरिष्ट का सूचक होता है। आधे भाग से क्या मतलब है कि आधे भाग मतलब आधे भाग का अर्थ बता रखा है कि अर्थ भाग से क्या मतलब, क्या मीनिंग ले सकते हैं। आधे भाग का मतलब हो सकता है ऊर्ध्वोदय, ठीक है, मतलब आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। वाम दक्षिण भी हो सकता है कि आधा भाग वाम आधा भाग दक्षिण, या फिर कटी के ऊपर कटी के नीचे, आगे पीछे, बाह्य आभ्यंतर। तो अर्ध भाग से जो है ये अपन मीनिंग ले सकते हैं। ये नहीं कि आधा भाग का इसका मतलब है कि आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला, इसके अलावा जो भी आधा आधा मिलता है वो आधे में काउंट नहीं करेंगे। तो आधे भाग का मतलब यहाँ पे ये है। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, वर्ण परीक्षा होगी। अब देखते हैं स्वराधिकार। मतलब स्वर अधिकार में क्या देखेंगे कि कौन से प्राकृत स्वर है, कौन से वैकृत स्वर है। तो प्राकृत स्वर देखना, खर, हंस, कौंच पक्षी, नेमी, नगारा, चटक, काक, कबूतर, झरझर। तो ये जो होते हैं इनके स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृत स्वर होते हैं। फिर वैकृत स्वर देखते हैं, भेड़, कल मतलब कि सूक्ष्म,
ग्रस्त, अव्यक्त, गदगद, क्षीण, दीन, अनुकीर्ण, अनुकीर्ण बोलते हैं बिना रुके बोलना। तो ये क्या होते हैं? वैकर्त स्वर होते हैं। तो प्राकृत स्वर कौन से हैं और वैकर्त स्वर कौन से हैं, इनको याद करना है। तो याद रखना कि प्राकृत स्वर कौन है और वैकर्त स्वर कौन है। अब देखते हैं स्वरगत अरिष्ट। ठीक है, स्वरगत अरिष्ट। तो स्वरगत अरिष्ट में देखना, मतलब कि स्वर की परीक्षा पूछे या फिर स्वरगत अरिष्ट पूछे, एक ही बात है। तो प्राकृतिक स्वरों का वैकर्त स्वर के रूप में सहसा ही उत्पन्न होना तथा एक प्रकार के शब्द का अनेकत्वेन ज्ञान होना अरिष्ट माना जाता है। ये कह रहा है कि प्राकृत स्वर है ना, वो वैकर्त स्वर के रूप में क्या होते हैं? सहसा, शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृत स्वर जो है शीघ्र ही वैकर्त स्वर में उत्पन्न हो जाता है। या फिर जो अनेक प्रकार के शब्द हैं उनका अनेकत्व ज्ञान होना, मतलब एक प्रकार के शब्द जो हैं बोले जा रहे हैं लेकिन अपने को उसका अनेकत्व कि अनेक प्रकार के शब्द बोले जा रहे हैं, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो वो क्या माना जाता है? अरिष्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वरगत अरिष्ट बता दिया गया। अब आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखना, मुख पर आधे वर्ण में परिवर्तन, आधा चिकना, आधा रुक्ष, तिल, पीपलू, व्यंग, रेखा की सद्य उत्पत्ति, रोगी के नख एवं दंत में फूल के समान श्वेत चिन्ह दिखे, दांतों पर कीचड़ के समान क्लेदयुक्त या चूने के सदृश श्वेत पदार्थ प्राप्त हो, ये क्या होते हैं? अरिष्ट सूचक होते हैं। तो ये अरिष्ट सूचक बता रहा है। ठीक है, कि कौन कौन से अरिष्ट सूचक होते हैं। तो मुख पर आधे वर्ण में परिवर्तन दिखे, मतलब आधे मुख जो है नॉर्मल है और आधा मुख क्या है? दूसरे कलर का है। तो इस प्रकार वर्ण परिवर्तन दिखे। या फिर मुख जो है आधा मुख चिकना हो, आधा रुक्ष हो। ठीक है, या फिर तिल, पिपलू, व्यंग, रेखा की सद्य उत्पत्ति हो, मतलब अचानक से उत्पत्ति होगी। या फिर रोगी के नख और दांत में फूल के समान के दिखे श्वेत चिन्ह दिखे, किसमें? नख और दांत में, रोगी के नख और दांत में, है ना। या फिर दांतों पर कीचड़ के समान क्लेद दिखे, या फिर चूने के सदृश, मतलब चूने के समान क्या दिखे? श्वेत पदार्थ दिखे। तो इस प्रकार से अगर ये लक्षण दिखते हैं तो वो क्या होते हैं? अरिष्ट सूचक होते हैं, मतलब मृत्यु के सूचक होते हैं। फिर इसके अलावा बता रहा है, ओष्ठ पक्को जामुन के सदृश नील वर्ण के हों तो क्या होता है? अरिष्ट सूचक होता है। अब ओठ की बता रहा है कि ओठ है ना, अगर पक्का जामुन मतलब पका हुआ जामुन होता है ना, तो उसके सदृश, उसके समान नील वर्ण के होते हैं। अगर ओठ जो है पक्को जामुन के समान नील वर्ण के हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? अरिष्ट के सूचक होते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पहले चैप्टर का वर्णन कर दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।